दिनेश शुक्ला जी ने आपको बता ही दिया है। आज हमारे विद्यालय में बहन शैली जी, बहन सोनिया जी, बहन ज्योति जी, सुनील जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम से पदाधिकारी जो है आए हुए हैं हमारे स्कूल में। और जो हमारा हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स के ऊपर जो प्रोग्राम है वो ये हमारे विद्यालय में पहले भी चलता है और आपसे इनका रूबरू होने का मकसद ये है कि आप सभी बच्चों के बीच में ये बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छे विचार आपको आज सुनने को मिलेंगे। और ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय में जो है ये महान विभूतियाँ जो है आज पधारी हैं और मैं इनका तहे दिल से अपने स्टाफ की तरफ से अपनी ओर से जो है इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी विद्यार्थी हमारे स्कूल के जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है ये सुनेंगे ध्यान से और अपने जीवन में जो है उसको अमल करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है क्योंकि हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स तीनों का आपस में जो है बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा तो हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, जीवन के अंदर जो है सफल हो पाएंगे। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ एक बार पुनः जो है सभी पदाधिकारी जो है हमारे जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हुए हैं उन सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार आपके प्रधानाचार्य जी ने भी आपसे बातचीत की, बताया। तो जो हमारे बीच में अब महानुभाव हैं जो आपको बताएंगे वो श्री एडवोकेट राकेश मेहता जी, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी बात को आप ध्यान से सुनना। मोटिवेशनल स्पीकर उसको कहते हैं जो बातचीत की कार्य या सुनाने में इतनी शैली निपुण हो कि जिसका प्रभाव तुरंत मानसिक पटल पर पड़े। तो आपने ये चीज़ बड़े ध्यानपूर्वक इनसे जो भी बोले सुनिए। तो वो मैं उनको अब श्री राकेश मेहता जी को मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के बारे में पूरी बच्चों को जानकारी दें और इस प्रोग्राम में क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में भी प्रकाशित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई दिनेश शुक्ला जी का। सभी उपस्थित बच्चों मेरे साथ जरा एक बार ऊंची आवाज में जोश के साथ में बोलेंगे गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर बोलेंगे ओम शांति। मंच पर आसीन बहुत ही आदर और सम्मान योग्य विद्यालय के प्रमुख, विद्यालय प्रधान प्रिंसिपल साहब रमेश जी, आश्रम से आई आदरणीय बहनें और विद्यालय के बहुत ही अनुभवी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज इस सुबह के सत्र में आप सबके समक्ष हम लोग पहुँचे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस विद्यालय में आना हमारा हुआ। इस स्कूल का नाम ही है मेन ब्रांच और सबसे खुशी की बात है कि आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन, यूं तो हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं इस विषय पर, लेकिन अंबाला शहर में सबसे पहले इस मेन ब्रांच से शुरू होने जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का बहुत गर्व होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ताली बजाओ एक बार जोर। अंबाला के लिए, अंबाला कैंट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप बच्चों को आज का जो विषय है उतना कार्यक्रम शुरू होने से पहले ज्ञात ना हो, लेकिन ज्यों-ज्यों हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व बच्चों के लिए कितना है, आप इसको जान जाएंगे। जानना चाहेंगे?
कौन कौन बच्चे जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। शाबाश। अब आपके सामने एक बैनर लगा हुआ है, देख रहे हैं? क्या लिखा है उस पे? हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लिखा है? Y20 प्रोग्राम। Y का मतलब होता है यूथ। क्या होता है Y का मतलब? यूथ मतलब हिंदी में कोई बताओ बच्चे, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? युवा। यूथ का मतलब? युवा का मतलब तो आता है समझ में? जो जवान हैं, आप जैसे बच्चे हैं, 15 साल से उम्र ऊपर जो होती है जिसकी आयु, उसे हम युवाओं में काउंट करते हैं। उससे छोटे जो होते हैं उनको बच्चों में काउंट करते हैं, लेकिन 15 साल के बाद जो है वो युवा हो जाता है। यानी अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की उसके अंदर क्षमता पनपनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित किया। और सबसे बड़ी विशेष बात जो आपको पता चलेगी, ये Y20 नाम क्यों दिया गया इसको। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि भारत देश, जिसे हम किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे, याद है? पढ़ा है सभी ने? किस किस ने पढ़ा है? किसको पता है सोने की चिड़िया भारत था? और अभी हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। आप चाहते हैं आपका देश महान हो, दुनिया में इसका नाम हो, तो कौन करेगा ये नाम? कौन करेगा? नहीं, अभी प्रश्न पूछ रहा हूं, हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। कौन करेगा? आवाज के साथ बोलो। जैसे हम छोटे छोटे थे ना तो पूछते थे देश की रक्षा कौन करेगा, तो ऐसे ही देश को महान कौन बनाएगा? और ऊंची आवाज में। हाँ, तो ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य कहे जाते हैं। आपने ही ये देश के एक नई राह पर चलना है, इसको लेकर के चलना है। मार्गदर्शक आपके शिक्षक हैं, ऐसी बहनें हैं, आपके जो बड़े हैं घर में, परिवार में, समाज में, वो सब आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर चलना आपको है। आज हम यहाँ आने से पहले हम भी एक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर बताया जा रहा था कि सपूत बच्चा बनना है, कपूत नहीं बनना। सपूत मालूम है कौन होता है? जो अच्छे कर्म करता है, माँ बाप का नाम रोशन करता है, देश का, समाज का नाम रोशन करता है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें फिर आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद जानते हो? जब शिक्षकों से, अपने घर में सबसे आशीर्वाद मिलती है ना सबको। जब अच्छा काम करते हैं तो हमें आशीर्वाद भी मिलती है। तो अच्छे कर्म कौन कौन से हैं, वो क्यों आपसे बात की जा रही है? क्योंकि दुनिया के 20 बड़े समूह यानी देश आज भारत पर, वैसे तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और भारत के युवाओं पर है, लेकिन इस वर्ष सितंबर के मास में बहुत बड़ा एक अधिवेशन होने जा रहा है। याद रखना ये बात, सितंबर के महीने में बहुत बड़ा एक अधिवेशन होगा जिसमें 20 बड़े बड़े देश शामिल होंगे। उनके जो मुखिया हैं, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में आएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या नहीं है? ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जब कोई विदेश से उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं तो उससे कुछ फायदा होता है? क्या कहेंगे बच्चे? हाँ या ना? क्या वो घूमने आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? ये विचार करने की बात है। बहुत सी बातें होंगी उसमें, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और चरित्र उत्थान के लिए बहुत सी बातें की जाएंगी। महिला सशक्तिकरण की बात होगी। लेकिन इन सब के पहले युवा को सशक्त बनाने की जरूरत है। जैसा पहले कहा कि आप भविष्य हैं, हमारा देश का भविष्य हैं। तो अगर युवा सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए 20 बड़े बड़े देश हमारे विश्व के भारत पर नजरें टिकाए हैं, क्योंकि भारत आज पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। आप समझते हैं युवा क्यों कहा जा रहा है भारत को? वैसे तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन रहा है, लेकिन फिर भी युवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां रहने वाले जो निवासी हैं उसमें 35 वर्ष की आयु से कम के दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। समझ रहे हो? 35 साल से जो कम की आयु वाले हैं भारत में क्या है? सबसे
ज्यादा हैं, तो अपने आप ही सबसे युवा हो गया। और जो दूसरे देश हैं, देश जैसे अमेरिका, और कौन कौन से बड़े देश हैं, नाम बताओ? रशिया, और बताओ? चाइना, और बताओ? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऐसे बड़े बड़े देश, अमेरिका, कनाडा, ऐसे ऐसे देश, पूरी दुनिया हमारे भारत देश पर आज नजरें टिकाई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है। आप पढ़ते होंगे, आपको बताया जाता होगा कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा संस्थान नहीं जहां भारतीय ना हो, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी संस्था के बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो भारत में इतना स्किल्स हैं, यहाँ पर कौशल बहुत भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ हमें चाहिए उसको निखारने की आवश्यकता है। आज ये जो Y20 और जो अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है G20। जी मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। याद रहेगी ये बात, क्योंकि आगे आपको हो सकता है आपको पूछा भी जाए, आपके प्रश्नों में भी आए, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी। तो पूरी दुनिया के 20 बड़े देश इस अधिवेशन में भाग लेंगे, उसमें आप लोगों के भविष्य की बातें होंगी। और आप जो चाहते हैं, ये एक माध्यम है, ये कार्यक्रम, जिसके द्वारा आप अपनी बात विदेशों से आने वाले बड़े बड़े जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, उस पटल पर रख सकें। सबके मन में कुछ ना कुछ विचार आते होंगे कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो तो अपने लिए हो गया। फिर कभी कभी आपको ये लगता होगा कि हमारे समाज में ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, हमारे लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो विद्यालय से शुरू होकर आपके शहर से देश के प्रति क्यों ना हो। किसी किसी के मन में आता है विचार कि देश में ये ऐसे ऐसे सुधार होने चाहिए, हमारी ये जरूरतें हैं, ये पूरी होनी चाहिए। अभी नहीं आता तो आपके मन में भी ऐसे विचार आने चाहिए, और जो वो विचार हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और उस माध्यम से फिर ये विश्व स्तर तक पहुंचे। ये इस कार्यक्रम का मुख्य थीम है, और इसका पर्पस, जो उद्देश्य, यही रहेगा। अब बात आती है कि ऐसे बड़े कार्य के लिए क्या प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय मोदी जी खुद कर सकते हैं? अकेले कर सकते हैं मोदी जी? उनको भी तो सहयोग चाहिए। तो वो ऐसी ऐसी संस्थाएं ढूंढते हैं जिनसे उनको सहयोग मिल सके। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, जहां से आदरणीय बहनें हमारे बीच उपस्थित हैं, इस समय आप देख रहे हैं, ये भी एक विद्यालय है जहां पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और मूल्य शिक्षा, यानी आपके अंदर वैल्यूज और मॉरल एजुकेशन आपको दी जाती है। तो आप तक ये एजुकेशन पहुंचाने का जिम्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने उठाया, और ये जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा हम तक पहुंचाई है। तो ये सरकारी कार्यक्रम आधिकारिक रूप से हमें दिया गया, ताकि हम आपस में मिल करके हर एक बच्चे तक वो संदेश दे सकें। इसके अलावा जो मैं बताया विद्यालय हमारा है, वहां पर पढ़ाई तो होती ही है, ईश्वरीय पढ़ाई के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है राजयोग की शिक्षा। राजयोग अर्थात आपके ध्यान और अपने मन को साधने वाली शिक्षा। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको मन विचलित होता है, इधर उधर भटकता रहता है, जिसे अंग्रेजी में एकाग्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। वो आपकी पावर्स उससे बढ़ जाती हैं। तो मेडिटेशन, अंग्रेजी का शब्द जिसे बताया गया ध्यान और साधना के लिए, वो इस विद्यालय द्वारा सिखाया जाता है, जिससे हमारा जो युवा है वो अपने मार्ग पर सही तरीके से चल सके। और ऐसे ही विद्यालय में एक युवा प्रभाग बनाया गया, क्योंकि अनेक प्रभाग बने जाते हैं, जैसे उसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर वाले, मेडिकल विंग वाले जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स विंग होता है, ऐसे ही अनेकों विंग्स बनाने के बाद एक स्पोर्ट्स विंग बनाया गया, और एक साथ ही साथ हमारा युवा प्रभाग बनाया गया, जिसे कहते हैं यूथ विंग। और यूथ विंग का जो स्थापना थी सन 1985 में हुई, जिसके द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, युवाओं की उन्नति और विकास के लिए शहर शहर जाकर के बहुत सारी यात्राएं निकाली गई, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, जिसमें युवा उत्थान के कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम है ये भी युवा प्रभाग की ओर से आपके बीच में करवाया जा रहा है, जिसमें आपको इस कार्यक्रम का थोड़ा सा हमने रूपरेखा बताई है। आपको ये जरूरी नहीं कि केवल आज ही प्रश्न उत्तर आपको अपने मन के रखने हैं। आप इसके बाद भी आपके मन में कभी भी कोई भी प्रश्न उठे
तो आप अपने अध्यापकों के माध्यम से, अपने प्रधानाचार्य जी के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप सीधा भी, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप चाहें तो सीधा भी प्रधानमंत्री से संपर्क कर सकते हैं। आप सब उनकी मन की बातें सुनते होंगे ना, यहाँ पर सुनाई जाती है स्कूल में, परीक्षा पे चर्चा, सब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी सीधा आपसे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम भी है। आप अपने मन की किसी भी बात को अपने तक ना रखें, अपने अंदर जो भी आपके अंदर कौशल है, जो भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने टीचर्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके अंदर छिपी जो प्रतिभा है वही हमारे देश के लिए एक धरोहर है, वही उसको आगे बढ़ा सकती है। अगर वो आपके मन के अंदर दबी हुई रह गई, यहाँ आए, स्कूल में पढ़े और चले गए, तो वो व्यर्थ है। ठीक है, अपने जीवन को सशक्त बनाना है, किसी ना किसी के काम आए आपका जीवन, ऐसा श्रेष्ठ महान बनाना है। आज के इस कार्यक्रम में आप, अब जो मुख्य मुद्दा है आपके स्वास्थ्य का, आपके कुशलता का और खेल कूद का, इस विषय पर आगे बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो मैंने बताया कि ध्यान और साधना, और विशेष रूप से जो मेडिटेशन जिसके बारे में बताया गया, वो यहाँ पर करवाई जाएगी। साथ ही साथ आप बच्चे जब ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, इस कार्यक्रम के दौरान जो भी प्रश्न आपके मन में आए, हो सके तो लिखें, नहीं तो अपने टीचर को जरूर बताएं, क्योंकि इसके बाद आपसे प्रश्न उत्तर भी आपके लिए जाएंगे और उनका निवारण भी आज यहाँ इसी सभा में किया जाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी आज हमारे बीच हैं, उनसे हम लेंगे। और आप सबने बड़े ध्यान से ये बात सुनी है, Y20 का जो कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसको भूलना नहीं बच्चों, अपने मन में प्रश्न जागृत करते रहना, अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपके विचारों से हमने इस कार्यक्रम में क्या होना है उसके बारे में सीखा, जानने की चेष्टा भी की। ये बहुत बड़ी बात है कि Y20 जो थीम है हमारा आज का, यूथ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो यूथ का देश है। जैसे कि आपके राकेश जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा यूथ वर्ल्ड में हमारे पास है, वर्क फोर्स हमारे पास है। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अमेरिका को और बड़े बड़े देशों को आर्मी रिक्रूट्स की प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास संख्या बल नहीं है। हमारे पास अग्निवीर के रूप में हमने ये प्रोग्राम शुरू भी कर दिया, ये देखते हुए कि हम शारीरिक रूप से भी अपने देश को शरीर चुस्त दुरुस्त और सुरक्षित रख सकें। ये बहुत बड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रेसिडेंसी का मौका मिला है G20 का, और जैसे मैंने राकेश जी से बातों से अवगत सुना, सितंबर में बहुत बड़ा अभियान होगा। तो ये से वहीं पे हमारी आश्रम से कि इस तरह से हम लोग अपने यूथ को मानसिक शारीरिक रूप से तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आज उनको बातें सुनकर हमें, और ये प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद बोलता हूँ, कहता हूँ उनको कि अकेले ही इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े निर्णय लेने के बाद वो सहयोगी संगठन ढूंढते हैं जो अच्छी तरह से इस कार्य को कर सके। और जैसा कि राकेश जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हमें इसके लिए सेलेक्ट किया है ब्रह्म कुमारी आश्रम को, तो मैं बहनों को और राकेश जी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आगे का प्रोग्राम जारी करते हुए अब मैं बहन शैली जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वो भी अपने विचार और अपने आप को आपके सामने रूबरू करें। बहन शैली।
ओम शांति, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी भी सभी नहीं बोल रहे। आवाज नहीं आई। मैंने सोचा कि अगर हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में शायद रिस्पॉन्स मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। लग रहा है सभी को आज एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी और टीचर्स का जो सभी स्टाफ है और आप सभी युवा बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, हम सभी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं और उस सुख शांति के मायने फिर बहुत सारे अलग अलग बनते हैं। जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं कि सुख माना क्या क्या होना चाहिए लाइफ में, तो सबसे पहली बात आती है जो हमारे पूर्वजों ने भी कही हुई है, पहला सुख निरोगी काया। सुनी है ये बात? पहला सुख मतलब निरोगी काया अर्थात हेल्दी बॉडी, हमारे शरीर में किसी तरह का भी रोग ना हो। जो एक ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट्स होते हैं, इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से अगर हमारा शरीर चल रहा है, उसका स्टैमिना बहुत अच्छा है, तो कहा जाता है कि हम हेल्दी हैं। ऐसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम हेल्थ की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा है कि जब इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जब ठीक है तो कहा जाएगा कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन, स्वास्थ्य की परिभाषा जब हम कहते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, वहाँ हमारे मन का भी ठीक होना ज़रूरी है, हमारे आपसी संबंधों का ठीक होना भी ज़रूरी है और साथ ही हमारी आत्मा का भी सशक्त होना ज़रूरी है। और इसीलिए हेल्थ के साथ एक और शब्द जोड़ा गया, वेलबीइंग। वेलबीइंग में ये सारी बातें आती हैं। जैसे हम किसी को भी मिलते हैं तो एक आम प्रश्न होता है, भाई कैसे हो, खुश राजी हो, खुश खैराफत है, या थोड़ा सा और अच्छी वाली हिंदी में हम पूछे तो कहते सब कुछ कुशल क्षेम है। तो इसी को वेलबीइंग कहा गया है। ठीक है, तो वेलबीइंग में सिर्फ हेल्थ नहीं आता, वेलबीइंग का एक पार्ट हेल्थ है कि हम शरीर से ठीक हो, लेकिन वेलबीइंग में फिर मन का, संबंधों का और हमारे आर्थिक रूप से भी इंडिपेंडेंट होने का, ये सारी बातें इंक्लूड होती है, शामिल होती है। तो एक एक बात को हम लेकर चलेंगे। ऐसे तो हेल्थ, वेलबीइंग और स्पोर्ट्स, ये जो तीन बातें इस यूथ के लिए एजेंडा में ली गई हैं, ये तीनों ही बातें, तीनों ही टॉपिक्स इतने वास्ट है, इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि एक एक टॉपिक पर हम महीना महीना लेक्चर ले सकते हैं। उसके लिए वो अवेयरनेस, वो जागृति क्रिएट करने के लिए और फिर प्रैक्टिकली आप उसको कर सकें, उसके प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो कहीं करनी है ना, तो शुरुआत हम करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझने से। हेल्थ क्या है? अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो कोई भी व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है, ये कब कहा जाता है? कब कहा जाता है? फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ है, हाँ बोलो, कैसे कहा जाएगा? कोई को बुखार हो रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, तुरंत बीमार पड़ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, उसको कहेंगे ना कि स्वस्थ है वो? नहीं। थोड़ा सा काम कर किया, रोज तो साइकिल पे आते, किसी दिन पैदल चलना पड़ा, घर में मम्मी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा और हम थक गए बहुत जल्दी, तो उसको स्वस्थ कहेंगे? कहेंगे? तो बताओ ना, जिसको स्वस्थ नहीं कहेंगे वो आपको पता चल रहा है, तो स्वस्थ किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? थकावट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को? नहीं होनी चाहिए। उसकी काम करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। मौसम चेंज के साथ उसको बीमार पड़ना चाहिए या नहीं? नहीं। तो स्वस्थ किसको कहेंगे?
अधिक कार्य की वजह से, मौसम के बदलाव से जिसके शरीर पर कोई गलत असर नहीं होता है, या अगर बहुत सिंपल भाषा में जो हम बॉडी के पैरामीटर्स कहते हैं कि इसका बीपी इतना होना चाहिए, पल्स इतना होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जब मेजर करते हैं, फिर विटामिन्स हमारी बॉडी में इतने होने चाहिए, उसका लेवल इतना होना चाहिए, वो बहुत सारी बातें, हमारे डॉक्टर जोगिंदर जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। हेल्थ क्या है इसको हम समझकर मेन बात इस पर आएंगे कि अगर हमें अपने जीवन में पूर्ण रीति से स्वस्थ रहना है, अच्छे से हेल्दी रहना है, तो उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेनली मैं 3-4 बातें आपके सामने रखूँगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सभी अपने डायरी पेन साथ रखेंगे, क्योंकि होगा क्या कि आप हमारी बातें सुनते हुए तो अच्छे से शायद सुन लेंगे, लेकिन कल अगर पूछा जाएगा तो आधे से ज़्यादा बातें भूल जाएंगे। अब अगर आपको बिना डायरी पेन के याद रखना है तो आपको कितना अटेंशन से सुनना होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपस में तो हम बात करते रहते, मिलते रहते। हेल्थ अगर हमें अच्छी बनानी है, सबसे पहली बात आती है जो भोजन हम लेते हैं। आजकल देखा जाता है कि यंग जनरेशन को हमारा जो पारंपरिक भोजन है, जो हमारे सदियों से, पीढ़ियों से हमारे घर परिवार में चलता आ रहा है, जो मौसम के अनुकूल है, जो हमारे क्लाइमेट के अनुकूल है, उसको छोड़कर हम इस तरह से क्रेज़ी बनते जा रहे। चाइनीज़ फूड खाना है, जंक फूड खाना है, होटल्स रेस्टोरेंट में जाकर खाना है। आप सभी क्या समझते हैं, ऐसी आदत जिसको होगी उसकी बॉडी हेल्दी रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? बजाय इसके कि हम ताज़े फ्रूट खाएं, हम वो कितने दिन से पैक किया हुआ बासी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें खाने से क्या शरीर हेल्दी रहेगा? नहीं। हम बहुत बहुत लकी है, हम भारत में रहते हैं। ये बासी फूड, पैकेज्ड फूड फ्रिज में रख कर बासी करके खाने की ज़रूरत उन देशों में है जिनके पास क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, जिनके पास नेचर इतना अबंडेंस में, इतना बेहद रूप से उनको नहीं दे रही है। हम भारत में हैं, हमारे पास हज़ारों तरह के फल हैं, हज़ारों तरह की सब्जियां हैं, जितनी दालें, जितने अनाज, हर तरह से बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरी हो रही है। इवन हमें नॉनवेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दालों का उत्पादन इतना ज़्यादा है, तो वो बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। तो भोजन को अगर हम सही तरीके से, बैलेंस्ड डाइट अगर हम लेते हैं, जिसमें हर तरह का विटामिन, हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारा कुछ हमें मिलता रहे, तो उस हिसाब से बॉडी को हेल्दी रखने में हम मदद कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आप सभी के लिए, खाने की बात चल रही है, भोजन की बात चल रही है, तो खाने के साथ पीना भी होता है ना? तो पीने में भी हमारे पास जो हमारे देसी पेय है, गर्मी आ रही है, हम अगर कोकोनट वाटर लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, फलों का जूस लेते हैं, मैंगो शेक बना के लेते हैं, इस तरह के जो शेक्स हैं वो लेते हैं, तो वो बॉडी को रियली में जो ठंडक देना है वो भी काम करेंगे और साथ साथ ताकत भी भरेंगे बॉडी में। उसके बदले में हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पे, जिसमें सिर्फ शुगर और सोडा होता है, लेकिन वो हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हुए होते हैं कि वो वाला कोल्ड ड्रिंक पीने से हम माउंटेन तक चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या एडवेंचर्स कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, वही वाला लेना है, वो सलमान खान वाला जो ऐड है ना, वही वाला कोल्ड ड्रिंक हमें चाहिए, वो और कोई हीरो का ऐड है, वही वाला कोल्ड ड्रिंक हम पिएंगे तो शायद हम भी वैसे सुंदर और उतने फुर्तीले हो जाएंगे। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को हमें माइंड में करेक्ट करना है। कई बार वो कमर्शियल तरीके से एड्स करते हुए हमें जो रियलिटी है, जो जीवन की वास्तविकता है और सच में जो फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, उनसे वो दूर ले जाते हैं। तो यहाँ हमें अपने विवेक को यूज़ करना है कि जो सही चीज़ है शरीर के लिए उसी को ग्रहण करना है, और बाकी उसके अलावा कई बार नशों के आदी बच्चे हो जाते हैं। जैसे अभी अभी राकेश भाई जी हमें सुना रहे थे कि भारत देश सबसे युवा है,
युवाओं के ऊपर सबकी नज़र है, तो जो बहुत अच्छा होता है ना उसको नज़र लग भी जाती है ना। इसलिए हमारी मम्मियाँ हमें बचपन में काला टीका लगाया करती थी। अब वो काला टीका लगाने की तो बात नहीं है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि युवाओं में जो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, देश दुनिया के लिए जो वो कर दिखा सकता है, तो वहीं पर कई सारी ऐसी बुरे समाज के जो कहेंगे कि कुछ ऐसे बुरे तत्व हैं जो इसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं। और वो क्या करते हैं, कोई ना कोई नशों की आदत बच्चों को डाल देते हैं। शुरुआत में तो ये बताया जाता है कि हम आपको फ्री दे देंगे या फिर इससे ये होगा वो होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का नशा हमारी हेल्थ को टोटली नुकसान ही पहुंचाता है। कोई भी नशा, चाहे वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, आप अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रायल के बेसिस पे कर रहे हैं कि लेके तो देखे कि कितना मज़ा आता है, वो मज़ा नहीं होगा, वो जीवन भर की सज़ा होगी। इसलिए एक प्रॉमिस हम आपसे करवाएंगे कि इस तरह के नशों से हमें हमेशा दूर रहना है। टोटली हेल्थ और वेलबींग दोनों को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो हेल्थ में दूसरी बात आती है डेली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ हमारी होनी ही चाहिए। हमारे पूर्वजों के अनुसार वो कहते थे कि अगर हमने दिन भर में शारीरिक कार्य कोई नहीं किया है ना, शरीर से मेहनत वाला, पसीना बहाने वाला, तो हम भोजन करने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो भोजन लिया जा रहा है वो हजम होना ज़रूरी है। और इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, चाहे हम योगासन के रूप में करें, चाहे हम सैर करें, चाहे एरोबिक एक्सरसाइज करें, चाहे वैसे ही दौड़ लगाओ आप, कई तरह के आउटडोर जो गेम्स होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स की भी बात आती है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें शरीर बहुत अच्छा एक्टिव, फुर्तीला रहता है और जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमें बहुत मददगार साबित होता है। आप में से कौन कौन से बच्चे जिनको योगासन आते हैं? आजकल तो भारत सरकार के द्वारा योगा को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आता है किसी को? नहीं आता कोई? मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आधे बच्चे तो हाथ उठाएंगे। अच्छा, हमारी कन्याएं उठा रही है हाथ, बहुत अच्छा। और बॉयज़ में? ठीक है। सूर्य नमस्कार किस किस को आता है? चलो आप में से आ जाओ, आप आ जाओ आगे। करके दिखा सकते? नहीं? अच्छा, करके दिखाने जैसा किसको आता है? अच्छा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। अगर आता है तो हमें करके दिखाना और औरों को सिखाना भी आना चाहिए। अभी क्यों आप सभी तैयार नहीं हैं? क्योंकि इसका मतलब जब सिर्फ अभियान चलता है 75 लाख सूर्य नमस्कार तब हमने किया होगा, या जब योगा डे अभी आएगा जून में तब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे भोजन हम शरीर को रेगुलर बेसिस पे देते हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज की, शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता भी शरीर को है, जो हमें हेल्दी बनाए रखेगी। इसमें तीसरी बात आती है, पहली दो बातें क्या थी हेल्थ के लिए? फर्स्ट क्या था? भोजन, हमारा सात्विक संतुलित भोजन, बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट अगर हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरी बात, अगर हम शरीर को हेल्दी रखना चाहते तो हमारी नींद का जो पैटर्न है वो भी बहुत सही हो। लगभग ह्यूमन बॉडी के लिए कहा जाता है हमें 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ की ज़रूरी है। स्कूल में आकर नहीं, कहाँ पर? रात के समय जो हमारा बायोलॉजिकल साइकिल है बॉडी का, तो उस हिसाब से सूरज के साथ साथ, सूरज ढलने के साथ और सूरज उगने के साथ हमारी बॉडी का भी उसी तरह से क्लॉक चलती। तो रात के समय 6 से 6 घंटे भी सफिशिएंट होती है, उतनी काफ़ी है नींद। और उतनी नींद अगर हम अपने आप को देते हैं तो शरीर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और जिस भी तरह का शरीर में हमने एक्सरसाइज की है, भोजन लिया है, या उसका कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर आउट हुआ है, उसको ठीक करने में नींद हमें हेल्प करती है। आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट दवाई किसी भी दर्द को ठीक करने की वो नींद है। डॉक्टर जी एग्री करेंगे मेरे साथ।
और इसीलिए जब भी हमें कोई दर्द होता है, कुछ होता है, डॉक्टर्स जो पेन किलर्स देते हैं ना, उसमें एक्चुअली नींद की दवाई होती है। अगर हमारा नींद का पैटर्न ऑटोमेटिकली हमने सही रीति से सेट किया हुआ है तो कई तरह की हीलिंग जो है बॉडी में, कितनी तरह के दर्द और चोटें ठीक करने का काम हमारी नींद एकमात्र वो कर देती है। लेकिन आजकल वो नींद का पैटर्न भी बच्चों का बिगड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा दोस्त हमें मिला हुआ है, मोबाइल। तो दिन भर तो हम स्कूल में होते हैं, फिर होमवर्क करना होता है, रात के टाइम फिर मोबाइल देखते रहते हैं। आप सभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा और कॉलेज में हो जाते हैं बच्चे, हर एक को अपना अपना मोबाइल मिल जाता है और वो फिर सारा दिन सारी रात उसमें क्या कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट जा रहा है, ब्रेन में कितना कुछ निगेटिव भरा जा रहा है, वो खुद भी नहीं समझ पाते। नींद डिस्टर्ब होती है और सीधा उसका असर दिन भर की एक्टिविटीज़ में, कहीं चिड़चिड़ापन आएगा, कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उस रूप में सामने आता है। इसलिए ये तीनों बातें, रेस्ट, भोजन और एक्सरसाइज, इनके साथ हाइजीन। कोविड पीरियड में हमने हाइजीन की बहुत सारी बातें सुनी हैं, किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है, हाथ साफ करना, नाक मुख साफ करना, बाहर से कहीं आते हैं तो कपड़े चेंज करना, बहुत तरह की ऐसी बातें। हाइजीन जिसमें हमारी अपनी बॉडी का हाइजीन भी रखना है, जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाई करने आते, चाहे अपने घर में जहाँ रहते, वहाँ की साफ़ सफाई का, वहाँ के बाहर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये कई तरह के रोगों से हमें मुक्त रखेगा। इसलिए ये सारी बातें हेल्थ रिलेटेड हम ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट, वेलबींग की जो बात आती है, तो वेलबींग में क्या है, शारीरिक की हेल्थ की तो हमने सारी बातें कही, लेकिन वेलबींग में फिर सबसे पहली बात आती कि मैं मन से कितना ठीक हूँ। पीछे एक फिल्म आई थी, उसमें कुछ भी होता है ना, हीरो सबको पक्का कराता होता है ऐसे करके। क्या पक्का कराता है? ऑल इज वेल, है ना? कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे मन में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे मन में इतनी ताकत हो कि उस परिस्थिति को, उस चैलेंज को हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकें, बजाय इसके कि डरे, बजाय इसके कि हम उलझ जाए, मूंझ जाए। जो कुछ हो रहा है जीवन में, उसको हम पूरी तरह से स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढें। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, लेकिन स्वीकार करना माना ओके ये हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे कंट्रोल की क्या बात है, उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना। ये इमोशनल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल हम देखते हैं इतने मन कमज़ोर हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया और बच्चे सुसाइड करने तक तैयार हो जाते हैं। पीछे एक किस्सा आया था, हकीकत, एक घटना घटी थी। एक इंजीनियर जो 1.5 लाख की उसकी महीने की तनख्वाह थी। कितना? 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी, लेकिन रिग्रेशन पीरियड में या आर्थिक मंदी का जब दौर चला, उसकी जॉब गई। आप सोचो 1.5 लाख हर महीना कमा रहा था, बैंक में होगा ना, कुछ तो होगा ना, लेकिन उसने जॉब जाने के 1 महीने के अंदर पूरी फैमिली सहित सुसाइड कर लिया। आप सोचिए, इतना वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया कि मेरी जॉब चली गई करके। और ये मैं ऐसी कल्पना वाली कहानी नहीं बता रही, नोएडा की ये प्रैक्टिकल इंसिडेंट हुआ है, हमारे भारत देश की बात है। और ये ऐसे एक नहीं, कई किस्से हैं। चाहे वो सुसाइड करते हैं, चाहे वो आतंकी बन जाते हैं, चाहे लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई शॉर्टकट्स, हेरा फेरी वाले रास्ते अपना लेते हैं। ये सारा रिजल्ट है हमारे मन के कमज़ोर होने का। पहले तो सिर्फ एक आगरा का पागल खाना सभी जानते थे, आजकल तो हर शहर में कई साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको हम दूसरे शब्दों में EQ भी कहते हैं, जैसे एक होता है IQ, हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई में, सिलेबस में कितने नंबर हम अच्छे ला रहे हैं, वो IQ होता है। लेकिन EQ क्या होता है? इमोशनल कोशेंट, कि मैं भावनात्मक रूप से कितना मजबूत हूँ। संबंधों में कुछ भी हो रहा है
मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है लेकिन मेरा मन मजबूत होना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, हमको मन की शक्ति देना, यही बोला ना। भगवान को ये नहीं बोला कि हमें पैसा देना, हमें हेल्थ देना, सबसे पहले मन की शक्ति मांगी, क्योंकि मन ठीक तो जहान ठीक। तो इसलिए मन की शक्ति, इसी तरह से आपसी संबंधों का ठीक होना, थोड़ा एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा सा वैल्यूज़ होती है, कहीं झुकना होता है, कहीं समाना होता है, कहीं पिछली बातों को भुलाना होता है, और उस आधार पर हम आपसी संबंधों को अच्छा बनाकर चल सकते हैं। एक और शब्द आप सबने सुना होगा, आत्मनिर्भर। सुना है? क्या मतलब होता है उसका? मैं ही बोले जा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप सबकी तरफ से भी आंसर आना चाहिए ना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? कोई भी खड़े होकर सुना? हाँ, आप खड़े होकर सुना। कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा तो पनिशमेंट नहीं, गलत होगा तो पनिशमेंट नहीं देंगे हम। क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर। यस, खुद के ऊपर निर्भर रहना, किसी दूसरे पर। हाँ, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ। आपका नाम? माय नेम इज प्रदीप कुमार। प्रदीप के लिए तालियां बजाए सभी। 2 बार तालियां। क्यों? एक तो उसका आंसर बहुत सही था, और दूसरा पूरी सभा में उठकर उसने आंसर देने की हिम्मत रखी। ठीक है, ये सीखना है हमें। ये अगेन इमोशनल स्टेबिलिटी की बात आती है कि हमारे पास होते हैं टैलेंट्स, वो नॉलेज होती है, लेकिन सबके साथ हम शेयर कर सकें, ये भी वेलबींग का एक हिस्सा है। तो आत्मनिर्भर की बात हम कर रहे थे। आत्मनिर्भर माना हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। पैसे के मामले में, आर्थिक जहाँ ज़रूरतों की बात आती है, तो हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप सभी पढ़ाई पढ़ने आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि आगे चलकर आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। वेलबींग की जब हम बात करते हैं, कुशल क्षेम की, खुश खैराफत की बात करते हैं, तो कोई बिल्कुल कड़का कंगाल है और वो कहे कि मैं ठीक हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा मांग के, छीन के, चोरी करके नहीं आना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई का वो पैसा, तब कहा जाएगा कि हम वेलबींग को अनुभव कर रहे हैं जीवन में। और इन सब के लिए ज़रूरी होता है ध्यान, मेडिटेशन, जो अभी हम थोड़ा सा ट्रायल भी करेंगे, थोड़ा सा उसका अनुभव करेंगे हम मेडिटेशन का, कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी मन की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते, तन को भी स्वस्थ बना सकते हैं, और आपसी संबंधों को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। कई तरह के टारगेट्स हम जीवन में रखते हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए मन का हौसला, मन की ताकत काम करती है। और फिर बात आती है स्पोर्ट्स की। हमने हेल्थ के बारे में समझा, वेलबींग के बारे में समझा, और फिर स्पोर्ट्स की जहाँ बात आती है, आप में से कौन कौन बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं? स्कूल लेवल पर होते हैं ना स्पोर्ट्स, खेलकूद में कौन कौन शामिल होते हैं बच्चे? स्कूल की टीम्स बनी हुई है अलग अलग स्पोर्ट्स में। एक बार खड़े हो जाएंगे जो जो स्पोर्ट्स में हैं। अच्छा, आप में से कोई स्टेट लेवल पे भी गए है कोई? अच्छा, कौन से स्पोर्ट्स? हैंडबॉल में, बहुत अच्छा। और आगे और भी कोई? हाँ जी, फुटबॉल में है, स्टेट लेवल पे खेले हो आप, बहुत अच्छा। अब स्पोर्ट्स में जो भी है और बाकी जो नहीं है, उनसे भी मेरा प्रश्न है, हम स्पोर्ट्स को क्या समझते हैं? जस्ट हॉबी, टाइम पास, या एक करियर के रूप में लेते हैं? किस हिसाब से ले रहे हैं हम स्पोर्ट्स को? आप बताओ, जो स्टेट लेवल पे गए हो। करियर के हिसाब से। और आप सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो खेले होंगे। गर्ल्स क्या कहती है? स्कूल की तरफ से कंपलसरी किया गया कि नहीं, तुम्हें टीम में जाना है, सिर्फ इसलिए है, या एक पीरियड दिया गया है तो बस खेलना है, इस हिसाब से है? ये सभी के ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, इसमें मैं सही या गलत की बात नहीं कर रही हूँ। आप बैठे सभी,
मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अभी की जो हमारी एज है उसके हिसाब से स्पोर्ट्स हमारी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ग्रोथ के लिए काम करेगा, फ़ायदेमंद है। चाहे हम इंडोर गेम्स जिसमें ब्रेन के एक्सरसाइज होती है वो वाले कर रहे हैं या फिज़िकल गेम्स हम कर रहे हैं, तो दोनों में ही मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ को हम फील कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मोबाइल और वीडियो गेम्स में ज़्यादा ना जाए, वो हमारी आँखों को इतना अच्छा फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। कोशिश करके इस एज में आप अगर आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े होने के बाद आपको ये दिन याद आएंगे, चाहकर भी आउटडोर गेम्स के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए अभी उसके लिए टाइम दीजिए, अपनी स्टडी और स्पोर्ट्स का बैलेंस रखते हुए। तो इस तरह से पूरी तरह से हेल्थ, वेलबींग और स्पोर्ट्स तीनों बातों को अगर हम लेकर चलें तो मुझे लगता है कि एक सक्सेस का फॉर्मूला हमें मिल रहा है। जीवन में अगर हर फील्ड में हमें सफलता हासिल करनी है, आप सभी बड़े बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, 9th ऑनवर्ड है ना, खासकर +1 +2 के बच्चे कौन से हैं, हाथ उठाएंगे? +1 और +2, ठीक है। आप सबने तो और आगे का सोचा भी होगा कि हमें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करना है, क्या बनना है। तो वो सब कुछ जो भी हम चाहते हैं जीवन में, चाहे प्रोफेशनली कुछ बनना चाहते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ अपने आप को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करने का ये मंत्र, एक फॉर्मूला हमें मिल रहा है। हम फोकस करें अपनी हेल्थ पर, अपने पूरी तरह से वेलबींग पर, और साथ साथ स्पोर्ट्स को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल रखें। तो मैं समझती हूँ कि अपने हिम्मत से, अपनी अच्छी सी दृढ़ इच्छा शक्ति से जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे और सभी गुरुजनों की, अपने बड़ों की दुआएं आपके साथ होंगी, तो सफलता के शिखर पर चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों की आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप सभी बहुत तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें और इतना अच्छे नागरिक बने हमारी इस भारत माँ के, भारत देश के, जो आपका नाम, आपके माँ बाप का, हमारे शहर का, सबका नाम रोशन करे। आप सभी स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। बहन शैली जी, आपका बहुत बहुत आभारी कि आपने बच्चों को अपने मुख से इतने अच्छे शब्द बोले। और मैं बच्चों को भी ये आग्रह करूँगा कि इनके विचारों को अपने मानसिक पटल पर लेते हुए इस पर अमल करें, बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बहन शैली जी ने बताया कि आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है किसी कार्य के लिए, तभी आप दूसरे की वेलनेस सोच सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे का विषय शुरू करता हूं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं मैडम शैली जी के बारे में कुछ जो उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में चीज़ें हासिल किया उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये BSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MSc हैं, इन्होंने MBA कर रखा है। इतना सब कुछ अर्जित करने के बाद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी समाज को अर्पित कर दी और आज ये अपना जीवन ब्रह्म कुमारियों के रूप में समाज में सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी चीज़ें हासिल करने के बाद भी पटल वही हमारा जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो ज़िंदगी बड़ी चीज़ है, हम बहुत उड़ते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन अगर नीचे देख लिया जाए तो वो उस उड़ान का बहुत फ़ायदा होता है। अगर नीचे ना देखा जाए तो उड़ान के बाद नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी चीज़ को बहन शैली जी ने अपने जीवन शैली में धारण किया और आज इतने अच्छे विचार जो आपको उन्होंने सुनाए, मुख रखे, चलने के लिए कहा, वो उसी बदौलत है। तो आगे का कार्यक्रम जारी रखते हुए अब मैं बहन
कोमल जी को आमंत्रित करूँगा कि वो यहाँ आएँ और जो अपना मेडिटेशन का कार्यक्रम है कि कैसे बच्चे अपने आप को स्वस्थ रखें, खेल के लिए भी, पढ़ाई के विषय तो वो अपने बारे में बताएं और विशेषकर अपने बारे में भी। धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ने जो सुना अच्छा लगा? अभी मेडिटेशन करना चाहेंगे? मेडिटेशन मीन्स क्या है? हाँ, ध्यान लगाना। किस चीज का ध्यान लगाना? अपनी आत्मा से मिलना। और किससे मिलना? परमात्मा से मिलना। खुद की पहचान होना। अब किसी से पूछेंगे कि खुद की पहचान, तो हम जानते हैं। क्या पहचान है? खुद के बारे में बताएंगे खड़े होकर? आप बताएंगे अपना परिचय? बताएंगे? तो जब खुद की पहचान की बात आती है तो क्या बताते हैं? अपना नेम, क्लास, अपने कास्ट, रिलीजन जो भी है, यही बताते हैं। लेकिन वास्तव में मेरी पहचान क्या है? जैसे गाड़ी के बाहर नेम प्लेट लगी होती है, स्कूटी के बाहर भी उस पर नेम प्लेट लगी होती है, तो उससे पहचान हो जाती है कि इस नेम प्लेट की, इस नंबर की मेरी गाड़ी है। तो ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूँ, एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ। ये शरीर की पहचान है। जो नाम पेरेंट्स ने दिया, फिर जो हम पढ़ते पढ़ते जिस क्लास में आए या जिस प्रोफेशन को ज्वाइन किया कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो वो हमारी पहचान बदलती रहती है। लेकिन मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा, एक सोल, एक प्रकाश पुंज हूँ। ये स्वयं की सत्य पहचान। इसलिए हम क्या कहते हैं? मेरे शरीर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। कभी कहते हैं मैं शरीर दर्द हूँ, मैं सिर दर्द हूँ, मैं हाथ दर्द हूँ? कहते हैं? तो मेरा मतलब कि मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं माइक से बोल रही हूँ, तो मैं माइक तो नहीं हूँ ना। माइक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं ऐसे ही एक एनर्जी, इस बॉडी को ऑपरेट करने वाली आत्मा, इसकी मालिक हूँ। तो स्वयं की पहचान, खुद से कनेक्ट होना, फिर परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, उनसे कनेक्ट होना। जैसे आपके घर में लाइट कैसे आती है? कैसे आती है? बिजली कहाँ से आती है? बिजली बोर्ड से कनेक्शन लिया तभी आती है। तो ऐसे ही परमात्मा जो सुप्रीम एनर्जी है, जो सारी गुण शक्तियों का, जो आत्मा को चाहिए, जिसकी बात कर रहे थे कि हमें वेल बीइंग बनना है, हमें स्वस्थ बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, तो ये गुण शक्तियाँ किन से आएंगी? सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा, गॉड से। तो गॉड इन गुण शक्तियों का भंडार है, सोर्स है। और उनसे कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? घर में भी अगर लाइट का कनेक्शन है, स्विच ऑन नहीं करेंगे तो लाइट आ जाएगी। तो स्विच ऑन करना होता है ना। तो स्विच कौन सा है बताएंगे? स्विच कौन सा है? यहाँ लगा है कुछ स्विच? ये स्विच है हमारे थॉट का, हमारे विचार का। जैसे जैसे हम विचार करते जाएंगे, थॉट करते जाएंगे, तो परमात्मा की उन गुण शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे। वो गुण शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी। तो अभी कुछ देर के लिए हम आपको जो विचार देंगे, जो थॉट देंगे, आपने उसको अपने अंदर महसूस करते जाना है। पीछे बोलना नहीं है, लेकिन अपने अंदर महसूस करना है। करेंगे 2 मिनट के लिए? तो सभी सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। ओम शांति।
अभी कुछ देर के लिए अपने शरीर को सीधा एकाग्र कर लें, अपने मन को सभी बाहरी बातों से परे एक गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर से एक गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ें। अपने भीतर महसूस करें, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। यह शरीर परमात्मा की एक अमूल्य तोहफा है। कितना सुंदर स्वस्थ शरीर परमात्मा ने मुझे दिया है। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो इस मस्तक के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, यहाँ एक छोटा सा सितारा सफेद रंग का चमकता हुआ विराजमान हूँ। मैं असीम गुण शक्तियों का भंडार हूँ। मुझ में असीम शक्तियाँ समाहित हैं। शांति, प्रेम, शक्ति, इन सब गुणों का मैं पुंज हूँ। आज तक हम खुशी के लिए, प्रेम के लिए, शक्ति के लिए बाहर कई चीज़ों का आधार लेते रहे। अब खुद से कनेक्ट होकर स्वयं के भीतर मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करना है। महसूस करें परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, वो सुप्रीम लाइट, उनके सानिध्य को, उनके साथ को, उनके प्रकाश को सूर्य के समान तेज प्रकाश पुंज हमसे 2 फुट की ऊंचाई पर उनका निरंतर प्रकाश का पुंज किरणें मेरे मस्तक पर निरंतर समा रही है। मुझ में बरसात की तरह इन किरणों को अपने भीतर, अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। उस ज्ञान सूर्य परमात्मा की शांति की किरणों को। मेरा मन शांत हो रहा है।
एकाग्र हो रहा है। मेरा मन शक्तिशाली बन रहा है। अब मस्तक से सारे शरीर में प्रकाश फैलकर सारे बॉडी सेल्स को, सारे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मन एकाग्र है। मैं असीम गुणों से भरपूर हूँ। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ। मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त, वो भी परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है। सब बहुत अच्छे हैं। मेरे सबके साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। सबके साथ मित्रता अच्छी हो रही है। मन में किसी के लिए भी कोई बात है तो आज परमात्मा को अर्पण कर दें, उनको सुना दें और मन को हल्का अनुभव करें। हल्के मन से पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सेशन 1 की सबसे बहुमूल्य एक्टिविटी थी और अगर ये एक्टिविटी हम अपने ज़िंदगी में धारण कर लें कुछ समय के लिए सुबह, तो हमें जो परिणाम मिलेंगे वो पर्याप्त से भी ज़्यादा होंगे। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी क्लास में महसूस करवाया है। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ, बहन को। रिसेस के बाद मेरा पीरियड होता है 8th क्लास में। बहुत उस समय बच्चे शरारत के मूड से बाहर मतलब कि प्रवेश करते हैं कक्षा में। मैंने जाते उनको एक बात कही कि अब थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाओ। वो बैठते हैं, क्लास एकदम शांत, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और लगभग 3 या 4 मिनट तक मैं ऐसा कार्य करता हूँ और उसके बाद वो बच्चों का पढ़ाई में इतना ध्यान लगता है कि मैं कह नहीं सकता। यानी कि जो वो आधे घंटे का खेल है उसको एकदम शांति से अनुभव कराना उसे गया। अब ये आलम है कि मैं क्लास में जैसे प्रवेश करता हूँ वो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और उसके बाद जब मैं उनको कहता हूँ आंखें खोलो तो वो क्षण भर के लिए सबसे दूर होकर किताब में आ जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है और मैंने बच्चों को कराया और ये मेरा ख्याल सेशन 1 की सबसे अच्छी एक्टिविटी थी। तो मैडम को धन्यवाद देता हूँ, बहन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बच्चों को मानसिक रूप से उनको संचेत किया। बहन कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, वो भी इसी कार्य में सामाजिक लगभग 15 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं।
तो अब एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, गर्मी बहुत है लेकिन मैं बच्चों की भी सराहना करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बच्चे बड़े ध्यान से बैठे। नहीं तो जब हम सुबह प्रेयर कराते हैं कहते हैं सर जी धूप हो रही है लेकिन आज मैं ये जान गया कि अगर बच्चों को इनको कुछ सिखाया जाए तो ये भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे बेशक कितनी मुसीबतें आए। तो आगे का कार्यक्रम जारी रखते हुए मैं सुनील जी हमारे बीच, सुनील जी हाँ ये आपको आज ब्लेस कराएंगे अपने कार्यक्रम के अनुसार। तो वेलकम, स्वागत है सुनील जी। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो आज आपको प्रतिज्ञा कराई जा रही है उसे आपने अपने पूरे जीवन भर निभाना है। 10 उंगलियों के जोर से निभाना है, ठीक है? हाथ सामने करें, राइट हैंड। मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगा और अपने परिवार मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। कैसी भी सिचुएशन हो मन को शांत रखूंगा, मुख से मीठी वाणी ही बोलूंगा। सारे दिन में यह कम से कम 20 मिनट समय निकालकर ध्यान व मेडिटेशन का अभ्यास करूंगा। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। ओम शांति। धन्यवाद सुनील जी। अब बच्चों के लिए कार्यक्रम है। बच्चे थोड़े से मैं देख रहा हूँ थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको थकान का कार्यक्रम दूर करने के लिए हमारे पास एक डांस है। अब जो थोड़ी सी इनमें नीरसता थी वो शायद और दूर हो जाए। तो अब मैं मैडम मीनू को प्रार्थना करूंगा, मैडम मीनू कि वो बच्चों को मंच पर लाएं और जो बच्चों ने कार्यक्रम सांस्कृतिक का निर्णय लिया है वो बच्चों की और हमारे बाहर से आए हुए गणमान्य मेहमानों के सामने पेश किए। मैडम मीनू, मैं अन्य साथियों के साथ भी अनुरोध करूंगा कि मैडम मीनू का साथ दें ताकि अच्छी प्रकार से इसको संचालित किया जा सके। ओम शांति। जब तक सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे सामने आए, एक छोटी सी अनाउंसमेंट स्पेशली सभी हमारी जो टीचर्स हैं उनके लिए मैं करना चाहूँगी। हम सभी जैसे ये यूथ विंग के अंतर्गत Y20 का प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके अन्य भी कई सारे विंग हैं, तो ऐसा ही एक वुमेन विंग है, महिला प्रभाग। और अभी हम सभी जानते हैं 14 मई को मदर्स डे है। तो संडे को 14 मई को यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसका दयाल बाग जो सेंटर है वहाँ पर एक बहुत यूनिक प्रोग्राम जो कि हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव के नाम से शाम को 5 से 7 बजे तक रहेगा। और ये स्पेशली महिलाओं के लिए है या कन्याएं कुमारियाँ जो 18 साल से ऊपर की हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली टीचर्स के लिए बोल रही थी, आपके अगर मदर्स आना चाहे स्टूडेंट्स की तो वो आ सकते हैं। इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिलअप करना होगा। और हमारी जो सभी टीचर्स हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अवश्य आए।
हम रमेश सर को वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज देंगे, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। और जो हमारी मतलब फीमेल टीचर्स हैं वो तो पक्का आए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो बाकी हमारे सर हैं वो अपनी मैडम्स को भेज दें ज़रूर। तो ये बहुत अच्छा यूनिक प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव, इसमें वर्कशॉप रहेगा। और ख़ास हमारे माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से बहुत रिनाउंड इंटरनेशनल स्पीकर उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो आप सभी अवश्य उसका लाभ लें। फोक डांस हरियाणवी निहासा और मोहिनी के रूप में वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो आइए बेटा दोनों।
जोर से ताली लगाओ इन बच्चों को। समय के अभाव के कारण से इन बच्चियों ने जैसे भी प्रस्तुत किया बहुत अच्छा था, क्योंकि कल की हमारी छुट्टी थी और आज ही इन्होंने अपना, मैडम मीनू जी का भी धन्यवाद, बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये अपना आइटम तैयार कराई, तो मैडम का भी और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे पास एक छोटा सेशन है, एक्टिविटी सेशन। बच्चे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे और मैं बच्चों के पहले नाम बोलूँगा और उनसे प्रश्न जानूँगा, फिर हमारे पैनल में जो बैठे हैं आपके प्रधानाचार्य जी हैं, सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, आपकी जो भी सवाल होगा मैं उनको रेफर कर दूँगा, जिनसे संबंधित होगा तो वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। तो पहले हमारे पास है वैभव। वैभव 12th क्लास का कुछ बच्चा प्रश्न पूछेगा। ये लो वैभव, यहीं पे आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तो वैभव के दिमाग में कुछ प्रश्न है और वो अपना प्रश्न पैनल लिस्ट के सामने सम्मुख रखना चाहता है। तो देखते हैं इनके मन का क्या प्रश्न है, वो उत्तर फिर जो पैनलिस्ट में बेस्ट होगा हम उनको कहेंगे कि वो उनके प्रश्न का उत्तर। सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है उन बच्चों को घर का खाना में मतलब भूख ही नहीं लगती, उनको घर का खाना खाने का मन ही नहीं करता। तो उन बच्चों को ऐसा सर बताएंगे कि कैसे उन बच्चों को मोटिवेट करें कि वो घर का खाना खा सकें। नहीं, और सर से एक और क्वेश्चन है कि सर बच्चों को आजकल के कि जब फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा पसंद है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, स्प्रिंग रोल वगैरह, ये सब ज़्यादा चीज़ें पसंद होती है बच्चों को, लेकिन घर का खाना पसंद नहीं होता। ये ऐसा क्यों है सर, जरूर बताएं। सर एक और क्वेश्चन है सर, एक हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है कि पूरा बच्चा जो पूरे साल बीमार नहीं पड़ता, वो ठंड में एक बार जरूर बीमार पड़ जाता है, वो क्यों? जुकाम, सर दर्द और बुखार जैसा फील होता है, वो क्यों होता है सर, उसको जरूर बताएं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो मैडम बहन शैली जी से है कि वो इनका उत्तर दें, और जो सम्मुख है, हाँ सॉरी, हाँ डॉक्टर जोगिंदर जी दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगी, बेस्ट पैनलिस्ट हैं, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर जी हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से देंगे। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ये, और मेरा ये मानना है कि हमारा IQ कितना ही हो, हमारा इमोशनल इंडेक्स अगर ठीक नहीं है तो हम परेशान हैं। तो 3 क्वेश्चन है बेसिकली ये कि पहले तो भूख नहीं लगती। भूख ना लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें खाने की आदत ही नहीं है, हमें आदत डालनी पड़ती है। जैसे इन लड़कियों ने अभी प्रोग्राम किया, ये पहले से इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेंटली ये पहले से तैयार थी, तो अचानक जब कहा गया तो ये तैयार हो गए। खाना खाने की किसी चीज की हमें आदत डालनी पड़ती है, तो पहले आदत डालें, सुबह खाना जरूर करें। दूसरा है कि घर का खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाना अच्छा लगता है। तो आप ये जान लीजिए कि बाहर जितने भी खाने बनते हैं, चाहे वो रेडी पे बनते हो चाहे किसी बड़े होटल में बनते हैं, उनमें कुछ ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो कि एक तरह के स्लो ड्रग्स हैं। तो उसकी क्रेविंग होती है, उसकी इच्छा पैदा होती है शरीर में, और जब वो शरीर में नहीं जाता तो शरीर में दर्द होना, मन का खराब होना, और वो खाने के बाद फिर ठीक हो जाना। जैसे दारू की आदत सबको पड़ जाती है, दूध की आदत किसी को नहीं पड़ती। तो ये जो चीजें हैं उसमें केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है कि उसकी इच्छा शक्ति इंसान की छोटी पड़ जाती है, वो ड्रग की तरह हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि सुबह खाना खा के,
तो तीसरा जो प्रश्न है जो हेल्थ से रिलेटेड है कि सर्दियों में हर बच्चे को क्यों 1-2 बार खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। गर्मियों में और सर्दियों की बीमारियां अलग अलग हैं। गर्मियों में अक्सर पेट से रिलेटेड बीमारियां होंगी, दस्त होना, उल्टी होना, लैट्रिन की बीमारी होगी, पेट दर्द होना, क्योंकि उस टाइम ज्यादा खा रहे होते हैं। अच्छा बुरा खाना एक अलग बात है, लेकिन जब आप लगातार खाते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, पानी में जो ज़्यादा रहते हैं वो हमारे पेट में जाके पेट खराब करते हैं। और सर्दियों के दिनों में क्योंकि डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं और हम रजाइयाँ, गर्म कपड़े ज़्यादा पहन रहे होते हैं, उनमें जो डस्ट है वो हमारे नाक में चले जाता है। नाक में जाने की वजह से वो वहाँ वायरल कंपोनेंट की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से कंजेशन पैदा कर देता है, जिस वजह से हमें खांसी जुकाम हो जाता है। और खांसी जुकाम को बताने का शरीर का अपना तरीका है, तो शरीर में दर्द करेगा, नाक बहेगा और बुखार होगा। तो ये आपके 3 प्रश्न। पहला, खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि आदत नहीं है, आदत डालनी पड़ती है। बाहर का खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि केमिकल फॉर्मेशन है। और ठंड के मौसम में बीमार क्यों होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक को, नेजल कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिस वजह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और इसको दिखाने का एक तरीका है कि हमें बुखार होना और नाक से पानी बहना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत अच्छे तरह से आपको बच्चे का, हाँ वैभव समझ आ गया। अब आगे भी समझाना ये चीज़, अपने तकनीक को मल्टीप्लाई भी करना है, और जो बच्चे सुन रहे हैं इनको भी, बच्चों को जो आपके साथी है मल्टीप्लाई करना, ताकि बाहर के खाने से छुटकारा प्राप्त हो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सिमरन, क्लास 10th। सिमरन, हाँ आइए बेटा यहाँ पे। इस बच्ची के मन में भी कुछ जिज्ञासा है प्रश्न की, तो इंटरेक्टिव सेशन में इनका भी देखते हैं क्या प्रश्न है। गुड मॉर्निंग टीचर्स, मेरा नाम सिमरन है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा मैम से ये प्रश्न है कि हमें जीवन को सफल बनाने का क्या सूत्र है, मतलब हमें जीवन को कैसे सफल बनाना चाहिए। अब मैडम ये जो है शैली जी, इसके बारे में मेरा ख्याल अच्छा उत्तर दे सकते हैं। बैठे रहिए मैडम। सिमरन और बाकी सभी बच्चे, सबके मन में ये रहता है, देखिए 2 शब्द है, एक है सफल, एक है सफलता, है ना। सफलता क्या होता है? सक्सेस। तो सक्सेस तो हर फील्ड की उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन जब हम कहते हैं सफल करना, तो इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर है, बिजली की तार है, ठीक है। उसका कहाँ यूज़ होना चाहिए? कहाँ यूज़ होता है बिजली की तार का? बिजली के कनेक्शन में। लेकिन हम उस तार को कपड़े सुखाने के लिए या बोरी बांधने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसको सफल कहा जाएगा? नहीं। तो जीवन को सफल करने में भी इसी बात को हम एग्जाम्पल को ध्यान पे रखें। हमें ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, मानव जीवन मिला है, मैं एक विज़न हमेशा सबके सामने रखती हूँ कि वो विज़न कभी बनाया करो कि भगवान ने जब अपने घर से हमें यहाँ भेजा होगा तो क्या क्या बोल के भेजा होगा। जाकर लड़ाई झगड़ा करो, तू मैं करो, दूसरों की चीज़ें छीनो, ऐसे बोला होगा? नहीं। तो वो विज़न हमारे माइंड में रहे कि भगवान ने जब भेजा होगा तो कितना प्यार से बताया होगा कि जाओ, सबके साथ खुशी से रहो, प्रेम प्यार से मिलजुल के रहो, जहाँ कोई गरीब लाचार हो उसकी मदद करो, अपने पास जो टैलेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको अपनी उन्नति के लिए भी यूज़ करो, तो दूसरों की सेवा के लिए भी यूज़ करो। ये होता है सही यूज़। जैसे बिजली की तार का हमने सुना कि सिर्फ यूज़ करना नहीं, लेकिन जिस पर्पज़ से वो बनी है उस पर्पज़ से उसको यूज़ करना, इसको कहते हैं सफल करना। तो जीवन को भी सफल करना है तो हम सबसे पहले याद रखें कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन, सबसे अच्छी रचना, जिनको ये उत्तरदायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है
कि अपनी जीवन को भी अच्छा बना के चले और दूसरों को भी सहयोग दे, इस दुनिया को और बेहतर बनाए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में अपनाएं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वैल्यू का सिंपली आप समझिए कि जो व्यवहार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हम दूसरों के साथ करना शुरू करें। प्यार, खुशी, मुस्कान, सहयोग, ये जैसे हम दूसरों से चाहते हैं पहले हम देना शुरू करें। फिर हर फील्ड में, चाहे हम अपना एजुकेशन का है, आगे प्रोफेशनली जिस फील्ड में आप जाएंगे, अपने सामाजिक क्षेत्र में है या फैमिली में है, हर जगह आप सफल रहेंगे। ओके? तो सिमरन खड़े हो, सेटिस्फाइड, जवाब मिल गए, दूसरों को भी बताना, ठीक है? हाँ। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 9वीं का छात्र है सचिन। तो सचिन को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वो पैनलिस्ट से अपना प्रश्न पूछें, फिर जो योग्य पैनलिस्ट होंगे उस जवाब देने के लिए वो उत्तर देंगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान फ़ोन पे जाता है, ऐसा क्यों? जी, हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान फ़ोन पे जाता है, ऐसा क्यों जाता है? और कैसे हम ऐसे फ़ोन पे ना जाए, ध्यान हमारा पढ़ाई पे लगे? तो ये मेरा ख्याल से बेस्ट उत्तर ने जिन्होंने मेडिटेशन कराया कोमल जी वो दे सकती। जो हम काम बार बार करते रहते हैं तो उसी का ध्यान हमारे माइंड में बार बार जाता रहता है। अगर आपको भी कह दिया जाए कल एग्ज़ाम है तो क्या ध्यान रहेगा कि पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, क्योंकि लक्ष्य तब बुद्धि में क्लियर है कि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो जब बुद्धि में हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, क्योंकि खाली बुद्धि क्या है, खाली मन शैतान का घर। और अगर हम अपने मन को कोई लक्ष्य ही नहीं देंगे, कोई दिशा ही नहीं देंगे, कोई हमारा एम ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, आज मुझे अपना ये सिलेबस का कवर करना ही है। अगर अपने दिन के रूटीन में भी अपना छोटे छोटे लक्ष्य बना लेंगे कि आज मुझे पहले चैप्टर को कवर करना है, आज मुझे स्कूल में तो होमवर्क मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई जो इंटेलिजेंट स्कॉलर बच्चे होते हैं वो अपने लिए भी अपना एक सेल्फ अपने आप को वर्क देकर रखते हैं। और जो खुद को सेल्फ वर्क देते हैं, खुद को दिशा देते हैं, तो वो इन फालतू की चीज़ों से फिर बच जाते हैं। तो इसलिए अपने मन को दिशा, लक्ष्य देना जरूरी है, तभी हम इन फालतू की चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कोमल दीदी ने बताया, आप ये तो करें ही, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें कि टाइम बाउंड रहे मोबाइल यूज़ करने के लिए। आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है, मोबाइल अगर 1 घंटा 2 घंटा आप यूज़ ना करो, अपने साथ ना रखो, है ना? कोई बिजनेस डील्स तो नहीं होने वाले हैं कोई कि मिस हो जाएगी कि रिसीव नहीं किया फ़ोन तो। और घर में ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कहीं बाहर तो चलो होता है कि आप कहीं बाहर गए, रिसीव नहीं किया तो मम्मी पापा को चिंता हो जाएगी, तो वहाँ तो रिसीव करना भी ज़रूरी बनता है। लेकिन घर में ही हो आप, तो अगर 2 घंटा साइड में ही रखो तो बेस्ट है। और दूसरा एक सिंपल सा तरीका आप कर सकते हैं कि चलो रिसीव करने के लिए ठीक है, मैसेज टोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब भी वो मैसेज चाहे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज या जो आपका टेलीग्राम का, फेसबुक का जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो उसको नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दीजिए। कॉल भले रिसीव कोई ज़रूरी आता है, वो तो हमारे ऊपर है कि रिसीव करना है या, अदरवाइज़ वो बजता रहेगा नोटिफिकेशन और आपका माइंड उधर खींचेगा कि देखो तो सही कि किसका मैसेज है। या तो पास रखो ही नहीं फ़ोन, और रखते हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दे, फिर डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी आपकी। सचिन ठीक है, अमल करना है इस पे। अब सभी बच्चों को इस बात पे अमल करना है जो हमारी बहनों ने बताया है, कोमल जी ने और शैली जी ने, इस पे अमल करना है।
कभी आप जाके आज ही मैसेज की टोन ही बदल दो कि इस मैसेज पे ये टोन लगेगी, इस पे मैसेज पे ये टोन लगेगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही भूल जाओ आप, तभी बिल्कुल आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न बैठिए। अगला प्रश्न कविता हमारे में है। कविता 12th की छात्रा है। कविता आइए यहाँ पे बेटा, आपके मन की जो जिज्ञासा है उसको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करें। मेरा नाम कविता है, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि जैसे हमें डिफेंस ज्वाइन करना हो या देश की सेवा के लिए हमें अपना जीवन में कुछ करना हो, तो उसके लिए क्या प्रयत्न करें, मतलब क्या करें जिससे हम देश की सेवा में अपने आप को समर्पण कर सकें? तो सर आप भी बता सकते हैं। तो सर को उन्होंने चूज ही कर लिया, मेरे ख्याल इंटेलिजेंट छात्रा है। राकेश जी को ही चूज कर लिया कि वही, क्योंकि एयरफोर्स से ही आए हैं ये, तो ये मेरा ख्याल अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। राकेश जी, क्या नाम है बच्चे का? कविता, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। और जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में शुक्ला सर ने अग्निवीर के बारे में भी बात की थी, आज बात ये इन्होंने जो पूछी है ये देश की रक्षा के बारे में पूछा है। और जब रक्षा शब्द सामने आता है तो सीधा हम डिफेंस फोर्सेस की या सेवा की बात आती है तो हम फौजी भाई सामने नज़र आते हैं, या फिर कोई भी यूनिफॉर्म्ड जो सोल्जर्स हैं उनकी बात ध्यान आती है। लेकिन पहला एक बात याद रखें सभी बच्चे कि अगर हमें देश की सेवा करनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही जाएं। ये बात याद रखें। आप देश की सेवा जहां हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से करते हुए, देश हित में करते हुए करें तो वो देश की ही सेवा कहलाएगी। जैसे अगर कोई एक डॉक्टर है, वो अपना काम अच्छे से करता है, एक टीचर है वो काम अपने अच्छे से करता है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर कर जो भी कार्यक्रम आपके लिए बनाए जाते हैं उनको अच्छे से करते हैं, तो ये भी देश की सेवा है। और जैसे हमारे देश के अनेकों कार्यक्रम चले रहे हैं, जैसे भी स्वच्छता के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, खेल कूद के ऊपर है, तो उनमें अपनी भागीदारी देना ये भी बहुत अच्छी देश सेवा है। जहाँ तक बात है सेना के किसी भी क्षेत्र में जाने की, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जैसा कि आज हमारा विषय ही यही है, हेल्थ के ऊपर। आप हेल्थ और स्पोर्ट्स दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अपने फिल्मों में देखते होंगे, एक फौजी है वो देखने में कैसा होता है? ढीला होता है, सुस्त होता है, अस्वस्थ होता है क्या? हमेशा देखेंगे कि वो एक्शन मोड में होता है, हमेशा तंदुरुस्त, फिट एंड फाइन जिसे बोलते हैं। उसे किसी भी समय एवर रेडी जिसे कहा जाता है, किसी भी समय अगर बुलावा आए तो वो तैयार रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे आपको बोला जाए, घर पे बैठे हैं, मम्मी बोलती है कि बेटा ये जरा काम कर दो, तो आप कहते हैं नहीं अभी मूड नहीं कर रहा, अभी सुस्ता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, एजाइल रहना है, तुरंत एक्शन में मोड में रहना है। तो उसके लिए आपको अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ फौज के पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपकी हाइट है, आपको कद बढ़ाने के लिए ध्यान देना होता है, आपकी आँखें हैं, आपका और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर स्वास्थ्य रूप से आपको फिट रहेंगे तभी आप वहाँ सिलेक्ट हो सकते हैं। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, रनिंग कीजिए, तो उससे आप फिट रहेंगे। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे जिम के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ही एक तरह से गलत चीज़ है। आप अपना खुद स्टेडियम, इतना आपके सामने ही स्टेडियम है ना, यहाँ पे देखा है स्टेडियम? किस किसने बच्चों ने देखा है स्टेडियम? वेरी गुड। आप स्टेडियम में जाकर के केवल दौड़ लगाते हैं तो आप एथलेटिकली और फिजिकली बहुत बढ़िया हो सकते हैं और किसी भी मिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक प्राइवेट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आज हमारे बीच में आया हुआ है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में भी रखा गया है। कौशल विकास, जिसे स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से कई स्कूलों में पूरे देश भर में ये सिक्योरिटी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप अगर कभी हो सके, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं या उससे छोटे हैं, तो किसी भी यहाँ सरकारी स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए गर्व की बात है कि अंबाला में यहाँ एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर भी है और आर्मी का सिलेक्शन सेंटर भी है।
साथ ही साथ नेवी का भी है। और अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो करनाल में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपके मन में लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। अब तो राकेश जी ने तो डिफेंस के अलावा आपको अदर सर्विसेज के बारे में भी बता दिया कि अगर आप जहां ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ सिमरन खड़े हो। हाँ कविता, सॉरी, ठीक हो गया बेटा। अब आप पुलिस में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, जो भी सर्विस आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हो। धन्यवाद। बैठिए। अंतिम हमारे पास प्रश्न है खुशी क्लास 9th। आइए बेटा। अच्छा चलो, मैं इनकी तरफ से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। हाँ सभी बच्चे ताली बजाओ एक बार। मुझे ये पूछना है कि जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो जो हम चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, और फिर हमें गुस्सा बहुत होता है, इसलिए ये प्रश्न मुझे पूछना है। बहुत अच्छे। ये एक्चुअली में इस बच्चे का प्रश्न ये स्वयं का है। कुछ प्रश्न मैंने एक बच्चे को लिख के दिया था, लेकिन इस बच्चे ने स्वयं, यहाँ पर ये है कि कुछ बच्चे प्रश्न लेके जाते हैं, कुछ बच्चे प्रश्न स्वयं करते हैं, तो शी इज वन ऑफ देम। ये जो प्रश्न पूछा है ये इसका अपना है, और इसका उत्तर मेरे ख्याल डॉक्टर साहब देंगे। ये खुशी जो ने कहा ये सबके लिए लागू होता है। आपके पास, सभी के पास परिवार में बाइक या स्कूटर होगा। जो आपने देखा उसमें तेल अच्छी जगह से डलता है तो उसका धुआं कम निकलता है और उसकी आवाज़ भी कम होती है। ऐसा होता है। लेकिन ओवर द टाइम उसमें गंदा तेल डालने से, मुगलैल गंदा डालने से उसकी आवाज़ भी फटने लगती है और उसमें धुआं भी ज़्यादा आने लगता है। आप यकीन कीजिएगा, मेरे 20 साल से ऊपर के सर्विस का ये निचोड़ निकला है कि इंसान एक मशीन से ज़्यादा खुश नहीं है। तो जैसा हम खाना खाते हैं, जैसी एक्टिविटी करते हैं, जैसा हमारे अंदर सोच पैदा होती है, और जिस वजह से और जिस कारण से ये होते, जो वातावरण है, ये सभी मिलके हमारी सोच को बनाते हैं। जब हम खाना ठीक नहीं खाते तो एक विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के तंतु जो है, जो मैसेज पास ऑन करते हैं, नर्व जो है उसको लाइन करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे बिजली की तारों को सुरक्षित करने के लिए प्लास्टिक रबर लगाया जाता है। तो धीरे धीरे चिंता से, परेशानी से, अच्छा खाना ना खाने से, बार बार बेकार की बातें सोचने से, गलत माहौल में रहने से वो उड़ने लगता है और स्पार्क प्लग जैसे खराब हो जाता है, वहाँ स्पार्किंग हो जाती है, उसी तरह से दिमाग में भी हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो चिंताओं के रूप में, थकावट के रूप में, और धीरे धीरे गुस्से के रूप में पैदा होता है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है उन्हें याद भी अच्छे से नहीं होगा। तो मुस्कान जी, बल्कि सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह खाना खा के आएँ और घर का बना खाना खा के आएँ। और मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि सभी बच्चों को एक दिन काले चने अंकुरित और एक दिन मूंग की दाल अंकुरित खानी चाहिए। तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर आपके व्यवहार में, आपके मानसिक और शारीरिक जो परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और आएगा। तो उसमें आपको गुस्सा भी जल्दी नहीं आएगा फिर, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कमजोर आदमी को गुस्सा जल्दी आता है। ये एक फेनोमेना है, एक फेनोमेना है। जो किसी रूप से वो कमजोर हो, जो सांसारिक रूप से कमजोर हो या परमात्मा की तरफ से कमजोर हो, उसे गुस्सा जरूर आएगा। तो अगर आपको गुस्सा कम करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, खुश रहना है, नाम ही खुशी है, तो खुशी जी आप खाना खाना शुरू कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। और मैंने ये महसूस किया है, आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आगे अगर गंदगी है तो क्लियर दिखता नहीं है, उसे साफ करना पड़ता है। उसी तरह से मन में भी अक्सर समाज की वजह से, वातावरण की वजह से गंदगी आती है, उसे साफ करना पड़ेगा। और मेडिटेशन वो तरीका है जिससे हम अपने
मन रूपी आईने को साफ कर सकते हैं, ताकि साफ साफ दिखे और हम आगे बढ़े। ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है और इसके ऊपर सभी को, इसके बच्चे के लिए तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपने मन की एक पीड़ा सबके सामने पेश की। और ये ही है, अच्छे से खाएं और अपने दिलो दिमाग को किसी अपने लक्ष्य पे लगाएं। धन्यवाद। या सर से? आपसे। अच्छा सर जी, आपने जैसा कहा कि बच्चे सुबह खाना खा के यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम कि आप अपने प्रश्न पूछ सको। जैसा कि सर ने कहा कि बच्चे सुबह ज़रूर खाना खा के आए। मैं जहाँ तक जानता हूँ 100 में से 70% बच्चे सुबह खाना नहीं खा के आते, उनमें से मैं भी एक हूँ। जबकि सुबह खाने का मन ही नहीं करता, ऐसा क्यों है सर? और बच्चे सुबह खाना कैसे खा सकें, ये आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं खुद नहीं खा पाता सुबह, ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों। देखिए, इस प्रोग्राम की यही जीत है कि अपने आप एक प्रश्न आया। सुबह खाना ना खाने का सिर्फ एक कारण है, आदत ही नहीं है। स्कूल जाना है, स्कूल 7 बजे है तो बच्चा 6:45 बजे उठ रहा है। रात को एक आदमी ने 11 बजे से पहले खाना खा लिया और सबसे बड़ा ब्रेकफास्ट इसलिए करते, ब्रेक द फास्ट। ब्रेकफास्ट का आपने कभी मतलब समझा? ब्रेक द फास्ट यानी जो उपवास किया उसे तोड़िए। 8 घंटे से ज्यादा जब आदमी खाना नहीं खाता तो हम अपने शरीर को ही खाने लगते हैं। तो प्लीज सुबह खाएं, सुबह खाने की आदत डाल लें अपने। अब मैंने जैसे बात कही कि भाई सुबह खाना नहीं बन सकता, मम्मियां काम पे जाते हैं, पिताजी काम पे जाते हैं, आपको स्कूल आना है। शाम को काले चने भिगोएं, थोड़ा गुड़ लें, 1 गिलास पानी लें। अगर आप ऐसा करते हैं, एक दिन चने और एक दिन मूंगी की हरी दाल, अंकुरित दाल अगर आप खाते हैं, ये कुछ दिन कीजिए और साथ साथ में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं हो सके तो रात को जहां आपके घर में 15 रोटियां लगती हैं, 17 रोटियां बनाएं, 2 रोटियां सुबह के लिए बचाएं और सुबह खा के आए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो खुद खाना बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स कमाने के लगे हुए हैं। आजकल रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है धीरे धीरे। तो आपके बड़े होते होते ये मुश्किल और भी होगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सुदृढ़ बनाएं, अपने ताकतवर बनाएं, ताकि आप समस्याओं को जो फेस कर सकें, उनसे लड़ सकें और एक अच्छा जीवन बिता सकें। जीवन जीने का एक ही तरीका होता है, सिर्फ एक तरीका, डेवलप द स्किल्स। कुछ ना कुछ अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि आप अपना जीवन अच्छे से जी सकें। क्योंकि हाथी की बलि नहीं देते, शेर की बलि नहीं देते, बलियां हमेशा कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, वो छोटा सा बकरा, भेड़, इनकी होती है। हाथी की बलि नहीं हो सकती, कैन नॉट बी। शेर की बलि नहीं हो सकती। तो जो मजबूत लोग हैं, जो सुदृढ़ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें जब तक ये क्षमता है, उन्हें कोई नहीं मारा जा सकता। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। और ये बहुत अच्छा प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपका चिड़चिड़ापन भी कम हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग स्टेज पे आके कांपते हैं, जानते हैं क्यों कांपते हैं? वो एंग्जाइटी की वजह से विटामिन D3 और उनका विटामिन B कॉम्प्लेक्स जल्दी जल्दी उड़ रहा होता है, इसलिए कांपते हैं। तो जब खाना ठीक खाएंगे विटामिन ठीक रहेंगे और सब ठीक रहेगा। और एक आदत डालिए, कम से कम 1 हफ्ते में 1 दिन बनाइए कि मेरे को स्टेज पे आना है, कुछ कहना है, अपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस मिलिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम था? वैभव या विभय? विभय, बेटा बात समझ में आई। एक तो ना गैप बहुत जरूरी है। आप कितने बजे सो रहे हैं भोजन करने के बाद? अगर आप 11-12 बजे सोएंगे तो सुबह कैसे भूख लगेगी? रात के खाने, और जैसा सर ने बोला ब्रेकफास्ट करना है। सभी बच्चों के लिए एक फॉर्मूला है 3-2-1, इसको याद रखना। 3 घंटे पहले भोजन करना है, ठीक है? सोने से 3 घंटे पहले भोजन करना है, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। जब आप मान लो आपको फिक्स टाइम है
9-9:30 तक सोना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब इसका वो मत बोलना कि हमें पढ़ना होता है, ये उसके बारे में भी बाद में डिस्कशन की जा सकती है। तो 9:30 या लेटेस्ट बाय 10 बजे तक आपको सोना ही है। अब आप हिसाब लगाइए, खाना कितने बजे खाएंगे? 7 बजे तक का आपका रात का भोजन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 3 वाला फार्मूला। फिर 2 क्या है? 2 घंटे सोने से पहले कोई भी मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे पहले सोने से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपकी एनर्जी डेप्रीवेट करेगा, उसमें आपसे डिप्लीट होती जाएगी सारी एनर्जी, ठीक है। और 1 घंटा पहले आपको सोने से मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही हो। तो 7 बजे भोजन, 8 बजे तक आप मोबाइल देख सकते हैं, अगर जो ज़रूरी है टीवी देख सकते हैं। 8 बजे के बाद टीवी नहीं देखना। और 9 बजे आपको, 9 बजे और 10 बजे के बीच में आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। देखिए भूख कैसे लगेगी कि इतना खाने लग जाओगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और अब इसी के साथ मैं स्कूल का, पूरे प्रबंधन कमेटी का, विद्यालय के प्रमुख हमारे रमेश जी का, दिनेश शुक्ला जी जो हमारे बड़े भाई हैं, इनका, सभी का, और आप बच्चों को जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सभी टीचरों का। अभी मेरे को बताया गया कि मीनू मैडम शायद इन्होंने अभी यहाँ परफॉर्म करवाया। इन सब का बहुत 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 दिल की गहराइयों से हमारे ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, हाँ पहले कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे ईश्वरीय सौगात, हमारी बहनें, हमारे अध्यापक जी, सभी अध्यापक सामने आ जाएं, एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगी। सभी अध्यापकों के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य जी को एक ईश्वरीय सौगात देंगे हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से। सभी टीचर्स आगे आ जाएं। हम बच्चों के साथ भी एक ग्रुप फोटो लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। क्या हो गया? सभी बच्चे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? इसी चीज को धारण करना है। इससे भी देना है। सर ऊंचा बोलो, एक साथ से बोलना ही है तो अच्छे से बोलो। हमारे प्रधानाचार्य जी ने अंतिम जो हमारी छात्रा थी, जो इसने प्रश्न पूछा, इसने ऑल इंडिया, ऑल हरियाणा में बुनियाद टेस्ट क्लियर किया। सक्सेसफुल बच्चों में है, इसकी ट्रेनिंग होगी और इसके जी मेन की सारी जिम्मेवारी हरियाणा गवर्नमेंट उठा रही है। एंड शी इज अ कम्पिटिटर, बहुत भावुक है ये। जैसे इसने अपना प्रश्न पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी। इसने जो अपना प्रश्न पूछा मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इसके दिल से ये प्रश्न आया। तो आगे का कार्यक्रम जारी रखते हुए हमारे पास एक, मैं अभी मुख्य अध्यापक जी ने जो संदेश लिख के भेजा है हमारी बहनों को, जो समर्पित करना है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वो हमारे यहाँ सभी हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं रमेश जी, वो उनको वो सम्मानित करेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस Y20 program conducted at our school, Government Senior Secondary School, Main Branch, Ambala, Kent, on 6/5/2023. The topic of the program, health, well-being and sport.
is very well designed and is the most suitable in present scenario. The speakers were so exceptional as their conduct was very interactive and engaging. Further, I would like to request Madam Kumari to deliver such motivational lectures in future as well for the benefit of the students. I personally enjoyed the whole program with the staff and would like to convey my regards with the staff and the management of the school and personally from the students. Thank you very much. अब मैं प्रधानाचार्य जी को अनुरोध करूँगा कि वो ये लेटर जो है बहनों को समर्पित कर। तो बहन शैली और कोमल जी इनको ग्रहण करेंगे। हमारी तरफ से स्कूल का ये सम्मानित है। धन्यवाद। तो अंत में मैं अब कार्यक्रम के समापन में हूँ और मैं भाग भूषण से अनुरोध करूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स यहाँ से अपने जो है समाज में जो गणमान्य व्यक्ति हमारे बिहार से आए हैं बहने उनको उनके बारे में थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शुक्ला जी। एक बहुत ही सुंदर आज ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके लिए मैं स्कूल की प्रबंधक समिति एसएमसी प्रिंसिपल की ओर से, अपने पूरे स्टाफ की ओर से, अपने सभी विद्यार्थियों की ओर से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से आए बहन शैली जी का, बहन कोमल जी का, बहन ज्योति जी का, बहन सोनिया जी का व एडवोकेट श्री राकेश मेहता जी का, भाई सुनील जी का, डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी का, यहाँ पर पहुँचने के लिए आए और इन्होंने सोचा, इन्होंने हमारा स्कूल सिलेक्ट किया और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है आने वाले जीवन के लिए, इसके लिए ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, मैं इनका हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, हालांकि मैं स्कूल का एम्प्लॉय हूँ, प्रिंसिपल साहब हमारे हेड है, लेकिन मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने समय दिया इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मेरा अनुभव है कि प्रोग्राम होता है टाल मटोल, आप डीओ दफ्तर जाओ जी वहां से पूछे, लेकिन मैं ग्रेटनेस मानता हूँ कि कोई भी आता है, किसी भी तरह का होदेदार, कैसे भी व्यक्ति आता है, कोई छोटे से छोटा भी व्यक्ति, कोई बड़े से बड़ा, ये सभी को प्रोग्राम देते हैं कि अगर मेरे स्कूल का फायदा होता है, मेरे बच्चों का फायदा होता है, तो मैं उसको अलाउ करता हूँ। सर आपने अलाउ किया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और ये प्रोग्राम होते हैं, उनको जोड़ता धागा है। इस सारे प्रोग्राम को वेल ऑर्गेनाइज ढंग से जो चलाया है आगे के में वो श्री दिनेश शुक्ला जी ने चलाया है। नोडल ऑफिसर बन करके कई दिन से ये तैयारी कर रहे थे और आज इन्होंने स्टेज कंडक्ट बहुत बढ़िया ढंग से करी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। पूरे स्टाफ ने यहां पर बहुत ही मन लगा करके इस प्रोग्राम को सुना, बच्चों ने अनुशासन में रहकर प्रोग्राम सुना। स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। मैं पुनः एक बार जो हमारे देवदूत, मैंने देवदूत ही कहूंगा, कि जो हमारे बच्चों के मानसिक, शारीरिक हर तरह से उन्नति के लिए ये एक संदेश लेके आए, ईश्वर दूतों का दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का कोई भी आगे भी कार्यक्रम हो वो हमारे स्कूल को अवश्य चुने। आगे भी
प्रकार के कार्यक्रम की सूचना कि जो कैंट के रहने वाले हमारे बच्चे हैं वो ऐसे अन्य जो सार्वजनिक स्थलों पे होने वाले कार्यक्रमों में भाग ले सकें। पुनः सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।